शायद ये बस एक हल्की सी बात थी और ये सब कुछ। एल्वारो अपनी कहानी में बिना कुछ छोड़े लिख रहा था। इस चुराई हुई गर्मा गर्म बहस को लेकर एल्वारो एक बार फिर जुआन के पास गया। जुआन ने उसे पढ़ा और इस कपल के ड्रामे को एकदम असली और सटीक बताकर उसकी तारीफ की, लेकिन फिर बात बदलते हुए उसे सावधान किया। आर्थिक संकट के इस दौर में बैंक लूटना सबसे आम और बोरिंग विकल्प है, एक घटिया मजाक की तरह। एल्वारो ने तुरंत कहा कि वो एनरिक से कभी बैंक नहीं लुटवाएगा। जुआन ने पूछा कि फिर वो आगे क्या लिखेगा। एल्वारो ने हल्के में जवाब दिया, वो बस अपने किरदारों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहता है और देखना चाहता है कि उनकी किस्मत उन्हें कहाँ ले जाती है। जुआन ने ये सुनकर सिर हिलाया, लेकिन फिर एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, उसकी ऐसी बातें सुनकर वो सच में एक असली राइटर लगने लगा है। लेकिन इस देर से मिली तारीफ के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जो जुआन भी नहीं देख पाया। एल्वारो का अपने किरदारों को उनके हाल पर छोड़ने का मतलब कोई साहित्यिक आजादी नहीं थी, बल्कि उसने पहले ही इस परिवार के रास्ते के सारे विकल्प खत्म कर दिए थे और बस उनके अपने बिछाए जाल में गिरने का इंतजार कर रहा था। उसे कभी कोई फिक्शन नहीं चाहिए था, बल्कि वो असली लोगों की जिंदगियों का इस्तेमाल करके एक सच्ची कहानी लिखना चाहता था। लेकिन जुआन की उस तारीफ से उसे खुशी नहीं मिली, बल्कि उसे बुरा लगा और उसने पलटकर पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मैं अभी भी एक असली राइटर नहीं हूँ? इस एक सवाल ने उस आदमी की सबसे कमजोर नस को दबा दिया, जिसे उसकी पत्नी ने भी कई बार नकारा था। वो एक डरे हुए लड़के की तरह जुआन के पीछे पड़ गया और जवाब मांगने लगा। उसे पूछने लगा कि क्या उसे सच में लगता है कि उसमें टैलेंट है। जुआन तंग आकर सीधा बोल पड़ा, इस दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें मामूली समझेंगे, तो क्या हुआ, लिखना भी गाने और नाचने जैसा है, बस तुम्हें इसमें मजा आना चाहिए। लोग इसे पसंद करें या न करें, तुम्हें नोबेल पुरस्कार मिले या न मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बातों से एल्वारो को तसल्ली तो नहीं मिली, बल्कि उसे इसका दूसरा ही मतलब समझ आया। यहाँ तक कि जुआन, जो उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट करता था, उसने भी उसके टैलेंटेड होने का सीधा जवाब नहीं दिया। वो मायूस होकर बड़बड़ाया, शायद सच में मुझमें कोई टैलेंट नहीं है। जुआन ने उसे ऐसे जिद पकड़े देखा तो आखिर में थोड़ा कड़क होकर बोला, 20 साल के बच्चे की तरह हर बात पर रोना बंद करो और जाकर अपनी वो बकवास किताब पूरी करो। एल्वारो के लिए जुआन का ये कड़क जवाब किसी हौसले से ज्यादा उसकी पीठ पर एक कोड़े की तरह था। उसे जितना शक होता कि वो लिख नहीं सकता, वो उतना ही असली जिंदगियों को कंट्रोल करके खुद को एक सच्चा राइटर साबित करना चाहता था। इसी के पति का काम लगभग खत्म हो चुका है और वो सारा दिन उदास रहता है। अब उसमें काम ढूंढने की भी हिम्मत नहीं बची है। अभी वे लोग बस बेरोजगारी भत्ते के सहारे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो भी बंद हो गया तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करेंगे। एल्वारो ने मौका देखकर बात पकड़ी और कहा कि उसने नोटरी ऑफिस में हर तरह के लोगों को देखा है और उसने तुरंत उसका रिज्यूमे मांग लिया ताकि वो उसके लिए कोई अच्छी नौकरी देख सके। इरीन बहुत एहसानमंद हुई और उसे एक बहुत ही अच्छा और नेक इंसान बताने लगी। उसे अपने पति से छुपकर मिलना एनरिक से छिप नहीं पाया। बाद में उसने इरीन से पूछा कि आखिर वो पड़ोसी के घर क्या करने गई थी। इरीन ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं बस खुद जाकर देखना चाहती थी कि जिस आदमी पर हम इतना भरोसा कर रहे हैं, क्या वो भरोसे के लायक भी है या नहीं। शक का बीज इस टूटते हुए रिश्ते में चुपचाप बो दिया गया था और ठीक यही चीज एल्वारो अपनी किताब में चाहता था। टेबल के उस पार एरो काट लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा ऐसे ही पड़ा था। आम लोगों को बैंक इसी तरह ऐसे लूटते हैं। ये बात मोंटेरो को बहुत सही लगी। बूढ़े ने बड़े गर से कहा कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं करता। उसे बैंकों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वो अपना सारा पैसा घर की तिजोरी में रखता है। एल्वारो ने ऐसे ही कैजुअल तरीके से पूछा, इतने सारे पैसे? बंदूक दिखाई। उसने कहा, ये अब तक का सबसे बेहतरीन हथियार है। जो भी मेरे पैसों को हाथ लगाएगा उसके सिर में सीधे गोली मार दूंगा। बूढ़े को लगा कि वो बहुत धाक जमा रहा है। एल्वारो ने एनरिक के काम का बहाना बनाकर इरीन को अकेले में मिलने के लिए बुलाया, लेकिन दोनों ने नीचे मिलने का फैसला किया। इरीन थोड़ी हिचकिचाई और फिर उसने बताया कि इन दिनों उसकी अपने पति से काफी लड़ाई हो रही है। उसने चिंता जताते हुए कहा कि उसे डर है कि एनरिक कहीं फिर से मेक्सिको वाले दिनों की तरह ही शराब के नशे में ना डूब जाए और अपनी पुरानी आदतों पर ना उतर आए। फिर इरीन ने अपने आने की असली वजह बताई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी काम नहीं किया था क्योंकि उसके पति को ये पसंद नहीं था, लेकिन अब घर की ऐसी हालत देखकर वो कुछ भी काम करने को तैयार है। बस वो घर पर रहकर अपने पति से रोज की लड़ाई से बचना चाहती है। उसने एल्वारो से विनती की कि वो उसे कोई काम दिला दे। एल्वारो बस इसी बात का इंतजार कर रहा था। उस कमरे की तरफ अपना सबसे बड़ा दाव चला। वो एक गिफ्ट लेकर वहां गया और झूठ बोला कि आज मोंटेरो का जन्मदिन है। बूढ़ा हैरान रह गया और बोला कि आज उसका जन्मदिन नहीं है, बल्कि 21 दिसंबर को आता है। एल्वारो को बस इसी तारीख का इंतजार था। वो उस बुढ़ा इस पति पत्नी को अपने बिछाए गुस्से के जाल में इस हद तक फंसाने के बाद एल्वारो को लगा कि वो अपनी कहानी के अंत से बस एक कदम दूर है। वो बस इसी का इंतजार कर रहा था कि एनरिक मजबूरी में आकर उस बूढ़े को मारने चला जाए, लेकिन उसने सोचा नहीं और अलमारी खोल सके। वे अब किराया नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द घर खाली करना था। ये सुनकर एल्वारो का दिल बैठ गया। उसने इतनी मेहनत से जो जहर घोला था, तिजोरी का जो पासवर्ड निकाला था और जो नफरत की आग लगाई थी, वो सब इस पति पत्नी के जाने के साथ ही बर्बाद होती दिख रही थी। जब लोग ही चले जाएंगे तो उसकी कहानी का वो शानदार अंत कैसे हो पाएगा। अगले दिन इरीन खुद वो टूल बॉक्स वापस देने आई और दोनों ने दरवाजे पर ही एक दूसरे को अलविदा कहा। एल्वारो ने जब पूछा कि क्या वे जा रहे हैं तो इरीन ने सिर हिलाकर कहा, सामान पैक हो रहा है। जब वो उसे शुक्रिया कहने ही वाली थी तो एल्वारो ने प्यार से हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, लेकिन इरीन ने गंभीरता से जवाब दिया, शुक्रिया तो बनता है। इतना कहकर वह मुड़कर चली गई। एल्वारो के दिमाग में अभी भी अपनी कहानी का वो अधूरा अंत ही घूम रहा था। टूल बॉक्स लेकर वो अपने कमरे में गया और गहरी नींद में सो गया।
फिर कुछ शोर शराबे से उसकी आंख खुली। उसने दरवाजे रात लिखता रहा, इस बात से अनजान कि किस्मत की डोर चुपके से उसके हाथों से फिसल चुकी थी। अगले दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। लोला पुलिस के साथ आई थी और वे अलवारो को पकड़ कर ले गए। पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम में पुलिस ने उससे पूछा कि वो कल रात कहाँ था, तो उसने कहा कि वो पूरी रात घर पर अकेला था, लेकिन इसे साबित करने के लिए उसके पास कोई गवाह नहीं था। सारे सबूत एक एक करके उसके खिलाफ पेश किए गए। मुझे चाहिए साइलेंस। वे शुरू से ही सब कुछ प्लान कर चुके थे। उसे लगता था कि वो ही इस कहानी का असली लेखक है, जिसने सब लोगों को उनकी जगह पर सेट किया है। लेकिन असली खिलाड़ी तो वो शान पति पत्नी थे। वे बहुत पहले ही समझ गए थे कि ये आदमी उन्हें अपनी कहानी का हिस्सा बना रहा है। उन्होंने उसी के दिए हुए टूल्स, पासवर्ड और नफरत का इस्तेमाल खून करने और पैसे लूटने के लिए किया, और फिर इस गुनाह का इल्जाम भी उसी के सिर मत दिया जो दूसरों को नचा रहा था। वो खुद कठपुतली बन गया। लेखक की कहानी उसके खुद के बनाए किरदारों ने ही बदल डाली। अलवारो की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने सोचा मजबूर लोग उसी तरह टूटेंगे जैसा उसने अपनी कहानी में लिखा था। वो भूल गया कि जिंदगी जब किसी को